जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपको वाकई में अध्यापक अध्यापिका बनना है तो जीन पियाजे से लेकर सारे सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ वॉच कर लीजिए और नोट्स को मेंटेन कर लीजिए। प्लेलिस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है हमने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट को हम निःशुल्क प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे किसी भी बच्चे को डिप्रेशन का शिकार लेना ही ना पड़े। जिससे कहा जाता है कि बच्चा जब भी एग्जाम आता है तो कहता है कि सर जीन पियाजे नहीं तैयार, कोहल वर्ग नहीं तैयार, पावलाव नहीं तैयार, स्किनर नहीं तैयार, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का ऐसा पार्ट नहीं तैयार। 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ हैं हमारी, चित्रात्मक तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर समझाते हैं। तो उठाइए पेन और लिख डालिएगा अपने नोट्स को स्वर्णिम कलम से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डालिएगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। याद रखिएगा, जीन पियाजे सिद्धांत को मैंने कई बार पढ़ाया है, लेकिन इस बार सिद्धांत में कुछ चेंजेस हैं, कुछ अलग है। जैसे जैसे पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न थोड़ा सा टफ हो रहा है, वैसे वैसे हमने हर सिद्धांत को बहुत ही बखूबी तैयार किया है। तो चलिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख लेते हैं। एक्चुअल में जीन पियाजे के सिद्धांत में सबसे पहले 2 पॉइंट आते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट हर साल पूछे जाते हैं। कहता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है। पहला क्वेश्चन, भाई जीन पियाजे का सिद्धांत अगर दिया है, अगर जीन पियाजे का सिद्धांत आया है तो उसका नाम भी होगा, ठीक है। इसी तरीके से वहां पर एक नाम दिया गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है कि भाई इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे हैं। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, इसको हम पूरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये संज्ञानात्मक विकास के जो प्रवर्तक हैं जीन पियाजे साहब, ये कहाँ के निवासी हैं, ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहे हैं 3 पॉइंट, ये भी एग्जाम में सबसे टॉप लेवल में पूछे जाते हैं। अभी आपने ये पढ़ा है कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। यही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान। यानी विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित ही क्या है, रिलेट करता है, कोरिलेट करता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, तो जीन पियाजे। अगर आ जाए विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो जीन पियाजे। तो लिखिएगा स्टार बना के कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है बेटा। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ है। और याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड दोस्तों एग्जाम में 3 से 4, जैसे स्किनर की बात करें तो अमेरिका आ जाता है, पावलाव की बात करें तो रसिया आ जाता है ना। इसी तरीके से हर मनोवैज्ञानिक का जन्म स्थान आपको जरूर रखना है याद। एक पुस्तक भी एग्जाम में पूछी जाती है, जिस तरीके से हमने थॉर्नडाइक में 2-3 पुस्तक का जिक्र किया, पावलाव में एक पुस्तक का जिक्र किया, स्किनर में एक पुस्तक का जिक्र हुआ है, इसी तरीके से पियाजे ने भी एक पुस्तक लिखी। 1923 के दशक में पियाजे ने द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी है। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड किसने लिखी है, पियाजे साहब ने लिखी है। इस चीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास को पढ़ने से पहले हमें रटना तो है ही नहीं भाई, हमें यह भी तो जानना है कि संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, संज्ञान का अर्थ क्या होता है। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना। अब जब संज्ञानात्मक विकास का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो हम चीजों को कैसे समझेंगे, कैसे सोचेंगे। बेटा याद रखिएगा कि संज्ञान क्या है, प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी संज्ञान जो है ये क्या है भाई, प्राणी का, यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का वह स्थायी ज्ञान है जो वह वातावरण से प्राप्त करता है। क्या है, वह एनवायरमेंट से जो प्राप्त करता है, बाह्य जगत से प्राप्त करता है, वही संज्ञान है। यह दिमाग में बैठा लीजिएगा। अच्छा, पियाजे ने एक चीज और बताई है, ध्यान दीजिएगा। पियाजे ने एक चीज और बताई है मेरे लाल। पियाजे ने एक चीज ये बताई है कि जो संज्ञान विकास है ना, ये कहां से शुरू होता है और कब तक चलता है। एग्जाम में ये भी बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि संज्ञान विकास कहां से शुरू होता है, तो शैशवावस्था से शुरू होता है और चलता है जीवन पर्यंत तक। ये पॉइंट एग्जाम के ऑप्शन में मिलेगा,
ठीक है। अरे भाई कह रहे हैं कि सर ये वाला सिद्धांत पढ़ा दीजिए, वो सिद्धांत पढ़ा दीजिए। अभी ट्रेन शुरू हुई है तो उसका मतलब है आगे तक जाएगी। जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत जी जान लगाकर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो वहां से चीजों को आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पॉइंट की बात करें तो जीन पियाजे को हम समझते हैं 4 लाइन में, ठीक है। चलिए बेटा कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। और स्क्रैच कार्ड का कोई मतलब नहीं है, अगर चाइना तो ये हमारा नहीं है, स्क्रैच कार्ड कंपनी का है, उसका कोई मतलब नहीं बेटा। यहां पर देखिएगा जीन पियाजे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे की 4 लाइनें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आती हैं। कहा जाता है कि संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किसने, यानी संज्ञानात्मक अक्ष का अध्ययन जो है किसने किया है, तो ये जीन पियाजे ने किया है। आंसर जीन पियाजे। अपने बच्चों पर प्रयोग किसने किया है, जीन पियाजे ने किया है, जिसके लिए काफी इनका विवाद भी हुआ है। अपने बच्चों पे ही प्रयोग इन्होंने कर लिए, ठीक है ना। जन्म से लेकर जो अंत तक देखा जाए कि बच्चों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो इन्होंने जो है जब बच्चों पर परिवर्तन देखे और बच्चों पर प्रयोग किए तो इनकी काफ़ी जो है काफ़ी विवादों में घिरे रहे। अवस्था का सिद्धांत मनोविज्ञान में किसने दिया है, तो जीन पियाजे। ये क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत बार आता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये तो हर बच्चा जानता है कि संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर अवस्था का सिद्धांत, ये किसने दिया है, यह जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। तो ये चारों पॉइंट डिस्कस हो गए। आगे बढ़े आगे। चलिए देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि भाई जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन से आते हैं, हमने अभी आपसे बोला है कि जीन पियाजे के बारे में जितनी भी डिटेल आपको बताई है वो उतनी इनफ है। अब हम अवस्थाओं को बहुत डीप में पढ़ते हैं, क्योंकि जब बच्चे से कह दिया जाता है कि ये बताओ कि वस्तु स्थायित्व को बच्चा कब प्राप्त करता है, तो बताइए कौन सी अवस्था है जीन पियाजे की। बच्चा इंद्रियों से कब सीखता है, तो बताइए जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है। 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। चलो हाँ भैया सारे कोर्स करवाते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, यहां पर डालिएगा एक हेडिंग। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में 4 अवस्थाएं दी गई हैं, इंग्लिश में भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। संवेदी गामक अवस्था को पेशीय अवस्था भी कहा जाता है या संवेदी गामक अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये चारों अवस्थाएं एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है, इनका क्रम पूछ लेता है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं बात करता हूं दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में एज के हिसाब से कैसे बांटा है, फिर हम इंग्लिश में जानेंगे। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में हमने देखा कि संवेदी गामक अवस्था जो हमने यहां दिखाई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो यहां दिखाई, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो यहां दिखाई, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो यहां दिखाई। अब इनकी एज लिख लीजिएगा। इसी के सामने दोस्तों आपको लिख लेना है जन्म से 2 साल, आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो। यहां लिख लेना है 2 से 7 साल, यहाँ लिख लेना है 7 से 11 साल, और यहाँ लिख लेना है 11 से 18 साल या 11 से 14 साल, कुछ भी लिख लो। तो ये है क्या है, ये है दोस्तों आपके अवस्थाओं के पॉइंट। फ्री है सब, एक बार में आपको समझ ही नहीं आता। हम कभी पैड कोर्स चलाते नहीं है, सब फ्री है, सारे कोर्स मिलेंगे। अभी ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। जो भी बच्चा यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेगा उसको ब्लॉक कर देंगे, सिंपल सी बात है। डिस्टरबेंस चाहिए नहीं, मुझे एक ही चीज चाहिए, सिलेक्शन। सिंपल सी बात है, सिलेक्शन चाहिए। वरना जो सीरियस बच्चे नहीं है, जिनको ये नहीं लगता है कि हमारे माता पिता कितना प्रयास कर रहे हैं हमको पढ़ाने में, तो हम कहाँ जाएंगे। अरे भाई हमें तो भी कुछ देना है रिजल्ट उनको। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये सभी अवस्थाओं के जो आंसर हैं वो ये रहेंगे। अब जान लेते हैं कि इनको अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए, हिंदी यानी इंग्लिश को ही हिंदी में डाइवर्ट कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, तो फिर किस तरीके से। देखिए संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था, जिसको कहा जाता है सेंसर मोटर। तुरंत लिख लीजिएगा। हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में जरूर लिख लें, क्योंकि हिंदी वालों के लिए दिक्कत हो जाती है। पूर्व क्रियात्मक या संक्रियात्मक को प्री ऑपरेशनल कहा जाता है या प्री ऑपरेशन कहा जाता है।
यहां पर दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक है, इसको उल्टा थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ठीक है ना, इसको ऊपर कर देना है और यहां पर एजेस भी चेंज कर लेना है, ठीक है। चलिए यहां पर हम आपको बता दें कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन जो आपको बता दिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे मिसमैच हुआ है। चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्या है, संवेदी गामक अवस्था। अब हेडिंग आप बना लीजिएगा, क्या है, सबसे पहली हेडिंग बनाइएगा संवेदी गामक अवस्था। अब इनको चारों हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा कि संवेदी गामक अवस्था में बच्चे जो है क्या करते हैं, कैसे कैसे बड़े होते हैं और इसकी एज क्या होती है। संवेदी गामक अवस्था में देखा जाए तो बच्चा एक गर्भ से जब निकलकर पृथ्वी पर आता है और मां के गर्भ से जो है उत्पन्न होने के बाद इसकी आयु को रखा गया है पियाजे के अनुसार जन्म से 2 साल। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्वेश्चन पिछली बार आया था कि संवेदी गामक अवस्था की एज क्या है। संवेदी गामक अवस्था की एज क्या है, तो दोस्तों जन्म से 2 साल, ठीक है, जन्म से 2 साल। संवेदी गामक अवस्था क्या है ये भी जानेंगे, उससे पहले एक पॉइंट आप जान लीजिएगा कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। बच्चा छोटा होता है दोस्तों, बच्चा बोल नहीं पाएगा, बच्चा स्पर्श कर सकता है, गंध सूंघ सकता है, स्वाद के माध्यम से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। जब भी उसको भूख लगेगी तो वो आपसे कहेगा नहीं कि मम्मी दूध दे दो, है ना, मम्मी बॉटल दे दो, मम्मी पानी दे दो, प्यास लगी है, या खाना दे दो। बच्चा छोटा होता है तो वो रोएगा, और रोएगा तो मतलब है कि वो इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। अब समझिएगा, ये बच्चा जन्म से 2 साल का है। अब बच्चा जन्म से 2 साल का है तो समझने वाली बात है, क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट ये वाला पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि बच्चा इंद्रियों के द्वारा कब सीखता है, कब सोचता है, तो वो कौन सी एज होगी, संवेदी गामक अवस्था। यहां पर सेंसरी अवस्था होगी, सेंसरी एज, ठीक है ना, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। स्वागत है दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है तो कौन सी एज में, जन्म से 2 साल। कौन सी अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। क्यों करता है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। अच्छा, इंद्रियों की बात की गई है, तो इंद्रियों की बात की गई है यहां पर, तो आपको यह जान लेना है कि कौन कौन सी इंद्रियां हैं। जैसे ये इंद्रियों के बाद ये वाला पॉइंट लिखिए, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, ठीक है, आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सारी जो है इंद्रियां हैं। ये जो गामक क्रियाएं, ये गामक क्रियाएं, और गामक क्रियाओं भी हेडिंग को लगा लीजिएगा कि गामक क्रियाएं क्या है। बच्चा गामक क्रियाएं भी करता है। गामक क्रियाओं का मतलब है कि अगर उसके पास आप प्लास्टिक का खिलौना रख दो तो वो पकड़ेगा, खेलेगा। लिखने का मतलब है पेन दे दो तो वो कुछ भी ऐसे चलाएगा। समझ में आया? तो बच्चा गामक क्रियाएं किस अवस्था में करता है, संवेदी गामक अवस्था में करता है। बच्चा इंद्रियों का प्रयोग कब करता है, संवेदी गामक अवस्था में करता है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए, ठीक है। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है। जब परिचित कोई आ जाता है तो उसको बड़ा एकदम से वो आह्लादित हो जाता है, मतलब लगता है कि वो एकदम से उसका कोई अपना आ गया। और अगर अपरिचित है तथा अपरिचित, यहां लिखना अपरिचित तथा अपरिचित को देखकर वह भय का प्रदर्शन करता है। अगर वो दूसरे को नहीं जानता है तो वो तुम्हारी गोद में आएगा नहीं, क्योंकि बच्चा जन्म से 2 साल का है। बच्चा आएगा नहीं दोस्तों। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको भय है कि मुझे ये नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है, क्योंकि भय है उसको नुकसान ना पहुंचा दे। अब डालिएगा दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था क्या है बेटा, समझिएगा। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। यह अवस्था कितने साल की बात कर रहा है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहलाती है। पहला पॉइंट, हर एज की आपको, हर अवस्था की आपको एज पता रहनी चाहिए, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। उसको प्रतीक यानी आप सिंबल्स, क्वेश्चन में जब आ जाए कि बच्चा सिंबल्स का प्रयोग किस एज में करता है,
बच्चा खेल कब खेलता है, बच्चा पड़ोसी बच्चों के साथ समूह बनाकर खेल कौन सी अवस्था में करता है, तो सबका आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चला जाएगा। दिमाग में बैठा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होने देना। ठीक है, स्वागत है। ठीक है बेटा, चलिए। तो प्रतीकात्मक खेल एग्जाम में बहुत आता है कि प्रतीकात्मक खेल कौन सी अवस्था में है, यह पूर्व संक्रियात्मक में है। एज कितनी है, 2 से 7 साल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। ये दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसी एज को कहा जाता है जैसे आप बाल्यावस्था की बात करते हैं। ठीक है ना। तो खिलौने की आयु की बात करी जाए तो वो शैशवावस्था से रिलेट करती है, शैशवावस्था के अंत तक जाती है जहां से बाल्यावस्था शुरू होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि इसी दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। दोनों फैक्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। आंसर दोनों का क्या होगा, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर एक ही होगा, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आगे लिखिएगा कि बच्चा वस्तु स्थायित्व के भाव को किस अवस्था में जागृत करता है, तो आंसर यही रहेगा। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करता है बच्चा, तो आंसर यही रहेगा। प्रतीकात्मक सोच किस अवस्था में होती है, तो आंसर यही रहेगा। तुरंत नोट किया जाए दोस्तों, बहुत बढ़िया, स्वागत है। तो ये तीनों फैक्ट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या। निर्जीव वस्तुओं में सजीव का चिंतन का मतलब है, इसको फैक्ट में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताए दे रहे हैं। ये फैक्ट रटने वाला नहीं है। जैसे आपकी एज से रिलेट करता है, जिस समय आप छोटे थे, 2 से 7 साल की उम्र में थे या थी, तो आप अपनी उम्र को याद करो। आपकी मम्मी आपके लिए गुड़िया बनाया करती थी, याद है। आपकी मम्मी आपके लिए गुड़िया कपड़ा की बनाया करती थी, याद है ना। और उसमें जो है मार बाल लगा के ऊपर नीचे उसको दुपट्टा पहना के आपको दे दिया करती थी, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे कुछ बच्चियां उससे खेलते थे और कुछ बच्चे होते थे तो उससे खेला जाता। आजकल तो जो है मार्केट में नए नए खिलौने आ चुके हैं, उनका स्थान ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो जो गुड़िया दी जाती थी बनाने के लिए, आपको खेलने के लिए, तो वो क्या होता था, जो गुड़िया दी जाती थी उसको आप सोचते थे कि नहीं इसके चोट लग जाएगी, इसको बड़ा आप सीने से लगा के रखते थे या रखती थी, ठीक है ना। उसको कंघी करते थे, उसका मार, उसको बिंदी लगाती थी, आप लगाते थे। तो इस तरीके से आप जब देखते हैं कि जब निर्जीव वस्तु को आप सजीव मान लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आप इसी अवस्था को लॉक करते हैं। चलिए ठीक है बेटा, चलिए स्वागत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 पॉइंट और लिखिएगा। अनुकरणशीलता पाई जाती है। ये अनुकरणशीलता क्या है, अनुकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को नकल करके सीखा जाए। जैसे माता अगर कोई काम कर रही है, अगर माँ आपकी अच्छी है घर में, तो बच्चे के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। तो अनुकरण का मतलब है कि जिस तरीके से आप क्या है, जिस तरीके से आपकी माँ घर में कार्य कर रही है, उसी तरीके से आप सीखेंगे। आपकी माँ अच्छा कार्य कर रही तो आपके ऊपर अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आपके ऊपर आपके घर में बुरा कार्य हो रहा है, बुरा अगर वातावरण है, तो आपके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो अनुकरण का मतलब होता है जैसा आपके घरों में लोग करते हैं वैसा ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। शिशु अहमवादी होता है। क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि कौन सी अवस्था में पियाजे के अनुसार शिशु अहमवादी होता है, दूसरों को कम महत्व देता है। अहमवादी का मतलब होता है शिशु एक ऐसी अवस्था में आ जाता है, इस अवस्था को ये कहा जाता है कि इस अवस्था में 2 से 7 साल का बच्चा, पता है आजकल क्या सोचता है, कि मैं ही ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अलावा कोई भी कुछ भी नहीं है, ईगोसेंट्रिक, ठीक है ना। तुम कुछ नहीं हो, मतलब मैं ही सब कुछ हूं। समझ में आया। तो इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 से 7 साल के अंदर बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं उसको आज की भाषा में एटीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर शिशु अहमवादी होता है, दूसरों को वो महत्व नहीं देता है। तुम नहीं हो, भाग जाओ, है ना, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। अब डाल लीजिएगा तीसरी एज, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लॉक किया जाए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रात्मक चीज़ों को समझना है, बिना किसी एक भी पैसे को खर्च किए सिलेक्शन लेना है। लाखों बच्चे सेलेक्ट होने के बाद अगला नंबर अब आपका आता है कि आप पकड़ बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। चलो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था डालिएगा और इसमें एज है 7 से 11 साल डाल लीजिएगा। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना, यानी इस अवस्था में बालक जो है चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया, इसको स्टार नहीं डबल स्टार ट्रिपल स्टार में लिखिएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है, तो आंसर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने के योग्य हो जाता है। बोला टाइम कितना हुआ, तो बोला कितना बज गया, तो बोला 2:30 बज गया, 2:30 बज गया। कभी कभी हम तो जब छोटे थे तो हमसे बोला कितना बज गया, तो कई बार हमने कहा कि भाई 2:30 बज गया। ठीक है ना, सही तो बता रहे, लेकिन 2:30 होता ही नहीं है, उसको 2:30 कहा जाता है। सिंपल सी बात समझो कि भाई इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, उसको दिन भी पता चल जाता है कि आज संडे है, आज तो घर में बैठ के आराम से लेट के खेलेंगे गेम। ठीक है, तो दिन भी पता चल जाता है, तारीख भी पता चल जाता है, समय भी पता चल जाता है, महीना भी पता चल जाता है, आदि बताने के योग्य हो जाता है। ये याद रखना है। ठीक है, चलो क्लियर है। अब आपको एक चीज बताते हैं, यहां पर जो एक फैक्ट लिखा है इसको एग्जाम में पिछले 5 सालों से पूछा जा रहा है, इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा। इससे पहले यह जान लें कि इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर जो है जान लेता है, आकार जानने लगता है, भार जानने लगता है। मतलब यह है कि बच्चा 7 से 11 साल की उम्र में पहुंचता है तो इसको अनुपात का अंतर पता चल जाता है कि अगर कोई चीज इतनी वजन की है तो वो इतना वजन का होगा। सब्जी लेने गया है तो 5 किलो अगर लेने गया है तो उसको पता है कि उसने सही यूनिट तौला है। उसको आकार और भार का मतलब पता हो जाता है, उसको क्रम का पता चल जाता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हाँ, इसका मतलब यह है, यहां पर एक पॉइंट बढ़ा के लिख लो कि बच्चा गणित संक्रियाएं करने लगता है, बच्चा गणित संक्रिया को समझने लगता है। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, आकार, अंतर, भार, क्रम ये सब डिजिट के ऊपर होते हैं। तो क्वेश्चन में जब भी आ जाए कि बच्चा गणित तर्क कब सीखता है, तो मूर्त संक्रियात्मक में। ठीक है, स्वागत है दोस्तों, समझ में आया। अब आपको मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जैसे अनुपात का अंतर और आकार भार। मैं आपसे अगर ये पूछूं, एक आप जवाब दीजिएगा कि ये बताइएगा, मैंने पिछली बार भी जब पियाजे पढ़ाया था तो उसमें भी पूछा था कि ये बताओ 5 किलो अगर कोई भी चीज लोहा है और 5 किलो अगर रुई है, तो बताओ कौन सी चीज वजनदार है, कौन सी चीज वजनदार है? फटाफट बताइए, आंसर दीजिएगा। 5 किलो अगर रुई है और 5 किलो लोहा है तो कौन सी चीज वजनदार है? ये पियाजे के सिद्धांत से रिलेट करती है, फटाफट बताइए। हाँ, ये देखो लोहा, लोहा बहुत बढ़िया। किरण, किरण, रिंकी बहुत बढ़िया। आयरन मैन प्रीतम बहुत जबरदस्त। भैया 5 किलो लोहा है, 5 किलो जो है 5 किलो लोहा भी है और 5 किलो रुई भी है, दोनों बराबर होंगे। कोई भी वजन नहीं, किसी का भी वजन नहीं होगा भैया, दोनों बराबर होंगे, है ना। तो ये चैट वैट करते रहोगे, जिंदगी इसी में डॉट डॉट कर रहे हो, हैं? हद हो गई है। दोनों बराबर होंगे। लोहा कैसे बराबर हो जाएगा? 5 किलो जब मैं कह रहा हूं कि 5 किलो रुई भी है, 5 किलो लोहा भी है, तो दोनों बराबर होने चाहिए ना। रुई का ढेर बड़ा है, उससे क्या हमें मतलब? अरे भाई, रुई और लोहा दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यही मैं पूछ रहा हूं कि बच्चे को यह पता चल जाता है कि आकार और भार में अंतर क्या है, इक्वल है। मूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है। जब भी दोस्तों मूर्त चिंतन की बात आए तो मूर्त लगा देना, यही है। अब डालिएगा औपचारिक और
अमूर्त। स्वागत है। एक बिटिया कह रहे कि सर लेकिन रुई तो हल्का होता है, 5 केजी रुई हल्की होगी। अरे है तो 5 केजी ही और 5 केजी लोहा। आकार उसका बड़ा हो रहा है, किसी का आकार छोटा हो रहा है। तुम लोग सेंसरी एज में आ चुके हो, संवेदी गामक अवस्था में आ चुके हो। तुम्हारा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तुम छोटे भी हो जाओ। ठीक है, इंद्रियों से पढ़ो, दूध की बोतल पियो। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हेडिंग डाल लीजिएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अगर मैं बात करूं तो यह एज जो होती है वो 11 से 14 साल या 11 से 18 साल, 18 कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा, मतलब 11 से ऊपर आप समझ सकते हो। इस अवस्था में किशोर मूर्त, जो मूर्त होता है, मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करता है। क्वेश्चन में आ जाता है, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि मूर्त चिंतन कब होता है तो मूर्त संक्रियात्मक में। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि अमूर्त चिंतन कब होता है तो औपचारिक संक्रियात्मक में इसको अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है ना, अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है, यानी स्मरण और मनन आदि करने लगता है। बच्चा कौन सी अवस्था में अमूर्त चिंतन करता है तो आंसर ये, बच्चा कौन सी अवस्था में स्मरण और मनन करता है तो ये, बच्चा कौन सी अवस्था में अपनी समस्या को तुरंत सॉल्व कर लेता है तो ये, बच्चा आत्मनिर्भर कब हो जाता है तो ये। मेरी बात समझ रहे ना, इस चीज को बहुत ध्यान से देने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई समस्या हो तो मेरे इंस्टा की लिंक इसके नीचे दी गई है, वहाँ से आप समस्या लिख सकते हो। और धीरज@201232, धीरज201232@gmail.com। ठीक है ना, इस तरीके से हमारी एक मेल है जो हमने अबाउट सेक्शन में दे के रखी है, वहाँ से भी अपने सवाल को पूछ सकते हो, पूछ सकती हो। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में देखा जाए 11 से 18 वर्ष, कार्य को कारण समझने लगता है, यानी कार्य में अंतर जानने लगता है कि यह कार्य मेरे लिए अच्छा है या यह कार्य मेरे लिए गलत है। ठीक है बेटा, चलो। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तार्किक चिंतन का मतलब होता है अमूर्त तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है तो वो मूर्त में, तार्किक चिंतन पूर्ण हो जाता है तो वो अमूर्त में। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। 2 पॉइंट और हैं, फिर हम लास्ट के 3 स्लाइड में कुछ और चीज जान लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। बच्चा कोई भी समस्या एक बेहतरीन रणनीति के साथ उसको क्लियर कर लेता है, उसको सॉल्व कर लेता है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर यही रहेगा। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, स्कीमा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्कीमा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पता है ना, स्कीमा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये स्कीमा क्या है, तो पहला तो ये पॉइंट बना लीजिएगा, एक स्कीमा हेडिंग डालिएगा और स्कीमा में लिखिएगा कि स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया है, जीन पियाजे ने किया है। किसने किया है, जीन पियाजे ने किया है। ये आपको बता दें, सुबह 11 बजे टाइम है, याद रख लीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्कीमा है क्या, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। इससे सरल परिभाषा आपको किसी किताब में, किसी वीडियो के, किसी भी चैनल के वीडियो में मिलेगा ही नहीं। स्कीमा से बच्चे बहुत डरते हैं, ये स्कीमा क्या है। मैं आपको बता दूं, स्कीमा क्या है, वातावरण के द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। यह स्कीमा हम आपको बताते हैं, प्रयोग करने वाले कौन है, जीन पियाजे साहब है। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्लियर है ना।
बहुत बढ़िया, क्या बात है। थैंक यू प्रतिभा। मतलब बहुत से बच्चे हैं जिनका एक ऐसा कमेंट आता